जानते हो कि ज़िंदगी कोशिश करती है। हाँ, निसंदेह। तो ज़िंदगी पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, अभी तो होने लगा है थोड़े दिन से। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम कितने लोगों को इंस्पायर कर जाते, पर आपकी लाइफ का ग्राफ बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। फिर कोविड आया और कोविड मेरे जीवन में एक सुनामी की तरह आया और बहा के लेके सब कुछ खत्म। फिर हम कैसे रीस्टार्ट किए अभी लगता है। अभी जब लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, इन लोगों से लोग मिलते हैं, कहते हैं, तो एक्चुअली प्राउड फील होता है कि हमने कुछ किया था। मुझे घर से बाहर निकालने के लिए भी मेरे हस्बैंड को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने घर में। अगर तू मेरा साथ छोड़ रही है तो ठीक है, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो लाइफ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। का स्वागत है माँ बेटी माइक पे, दिल की बातें बिना फिल्टर के। और आज फिर दोबारा से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, बायोलॉजिकल माँ मेरे साथ नहीं है, पर जिनका एक मैं कह सकती हूँ योगदान है मेरी अपब्रिंगिंग में, वो वाली माँ मेरे साथ है। तो आपका स्वागत है उषा जी मेरे चैनल पे। और हमारे जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो बहुत ही कैजुअल फॉर्मेट है, तो मैं तो चाहूँगी कि आप हमसे खुल के बात करें। कोशिश करेंगे। ओके, तो कैसे हो आप? बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक हो। लाइफ कैसी चल रही है? ये मत पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया चल रहा है। काफ़ी उथल पुथल के बाद फिलहाल ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है ज़िंदगी। हाँ। तो आप मानते हो कि ज़िंदगी कोशिश करती है? हाँ, निसंदेह। तो ज़िंदगी पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, अभी तो होने लगा है थोड़े दिन से। पहले नहीं हो रहा था। हाँ, पहले तो लग रहा था कि बस खत्म सब कुछ। आपको पता है कि मैंने आपसे क्यों पूछा कि हमें पॉडकास्ट साथ में करना चाहिए? क्यों पूछा? क्योंकि आपकी जो लाइफ का ग्राफ रहा है, शायद आपको भी नहीं पता, पर वो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। अरे वाह। मैंने कहा था शायद आपको भी नहीं पता, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम कितने लोगों को इंस्पायर कर जाते, पर आपकी लाइफ का ग्राफ बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। थैंक यू बताने के लिए। नहीं, ये बात आपको पता तो होगी, थोड़ा तो पता होगा। नहीं, थोड़ा तो पता है, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग आके बता जाते हैं कि हमने आपसे ये सीखा, आपको देख के हमको इतनी हिम्मत मिली, इतना स्ट्रेंथ मिला, बता जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो आपकी अपनी एकेडमी है मेरिटोरियस एकेडमी, जो कि महाराजगंज में है। क्या विजन था इसके पीछे चलाने का? मेरे ख्याल से 15 साल तो हो गए होंगे। जो लोग हमें सुन रहे हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग हैं जो किसी विजन से अपना कुछ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो उसमें डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो स्मूथली चलता है। पर ऐसी जगह को चूज़ करना 15 साल पहले, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, और उस हिम्मत को अभी तक बनाए रखना, बहुत मुश्किलें आई होंगी फॉर श्योर। पर क्या विजन था उस टाइम पे कि यहीं पे क्यों, जबकि गोरखपुर भी बहुत पास है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। एक्चुअली मेरा विज़न नहीं था माए महाराजगंज में। एक्चुअली हम लेके आए थे विज़न टूटी ऑयल की फैक्ट्री खोलने के लिए। जो टूटी ऑयल, हाँ, जो गाड़ियों में पड़ती है ना, जैसे गाड़ी जब सर्विस होगा ना तो वही ऑयल चेंज होता है, वही। हाँ, ओके, जो इंजन के लिए काम आता है। हाँ, वही चेंज होता है, उसी का विज़न लेके आए हुए थे। लेकिन वो महाराजगंज के लिए लेके नहीं आए थे, हम गोरखपुर के लिए लेके आए थे। उसका जगह देख रहे थे, फिर जगह देख रहे थे तो थोड़े दिन खाली थे, तो गोरखपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है जहाँ पे मेरे हस्बैंड जाके थोड़े दिन काम किए थे, वहाँ के ऑफिस में। उनको स्कूल इतना अच्छा लग गया कि उनका मन ही बदल गया, और मैं बार बार मना कर रही थी महाराजगंज में जाके नहीं खोलना। ओके, ठीक है, मैं कह रही थी कहीं और डाल लीजिए, गोरखपुर में डाल लीजिए, लखनऊ में डाल लीजिए, दिल्ली में डाल लीजिए। और तुम्हें पता ही है कि वो साउथ साइड के रहे थे, तो मैंने कहा अगर पहाड़ी एरिया में खेलना है तो इधर उत्तराखंड साइड में खोल लीजिए। लेकिन पता नहीं क्या था, उनको महाराजगंज में ही डालना था। फिर हमने डाला
और जब हम डाले थे तो हम स्कूल का नाम जब सोच रहे थे तो हमने 2 नाम सोचा था, एक तो मेरिटोरियस एकेडमी, एक सिल्वर हिल्स। तो हम इस विज़न के साथ आए थे। बाद में जब मैं मान गई थी, हम आए तभी जब मैं मान गई थी, लेकिन पहले मैं नहीं मानी थी। मैंने कहा नहीं, महाराजगंज में नहीं जाना है और स्कूल नहीं डालना है, क्योंकि स्कूल को कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं थी उसका। लेकिन 1 साल में मैंने टूटी ऑयल की फैक्ट्री कैसे चलाएंगे उसका बहुत आइडिया ले लिया था। यहाँ तक कि कई सारे बुक्स मैं खरीद के पढ़ चुकी थी उसके बारे में। तो जब मैं मान गई तो फिर हम स्कूल में महाराजगंज में आए, स्कूल डाला और इस विज़न के साथ डाला कि ग्रुप ऑफ मेरिटोरियस एकेडमी खड़ा करेंगे। फिर कोविड आया और कोविड मेरे जीवन में एक सुनामी की तरह आया और बहा के लेके सब कुछ खत्म। फिर हम कैसे रीस्टार्ट किए इसकी कहानी मुझे सबसे मज़ेदार लगती है। मैं इतना सबसे सुनाती हूँ। ये पहले हम किराए पे दिए थे एक स्कूल को, तो उस स्कूल के एक टीचर थे जो चाबी मांगने आए थे ऑफिस की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों इस स्कूल को नहीं आप फिर से स्टार्ट करती हैं, आपके पास तो सब कुछ है। तो मैंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैन पावर नहीं है। उन्होंने कहा हम है ना मैम। और फिर कुछ यंग ऊर्जा मिल के पूरा अपनी एनर्जी झोंक के और इसको फिर से रिस्टार्ट किया। ये रिस्टार्ट हुआ, उसमें मेरा 1% भी कोई श्रेय नहीं है, बच्चों का श्रेय है जिन्होंने शुरू किया। आप ये बोल रहे हो कि आपका श्रेय नहीं है, हाँ। पर ये आपका हार्डवर्क है, जो आपका हार्डवर्क रहा, जो आप बोल रहे हो कि कोविड के टाइम पे तो सभी लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ से आप बोल रहे हो सुनामी की तरह आया और सब कुछ लेके चला गया। मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ ने ये सिचुएशन देखी है, पर ये आपका हार्डवर्क था जो आपने, क्योंकि मैंने ये देखा है, ये मैंने विटनेस किया है खुद ने। आप दोनों का ये हार्डवर्क था कि जब ये डिसाइड हुआ कि मेरिटोरियस दोबारा से चलाना है तो सबके अंदर वो भरोसा था कि सब लोग वापस आए यहाँ पे, और आज भी स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू एडमिशन्स आते हैं, तो वो आपके हार्डवर्क की वजह से आते हैं। बिल्कुल। अभी लगता है, अभी जब लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, इन लोगों से लोग मिलते हैं, कहते हैं, वो एक्चुअली प्राउड फील होता है कि हमने कुछ किया था। नहीं स्टार्ट होता अगर ये मिस्टर निखिल और मिस्टर रवि पांडे नहीं होते तो। उन लोगों ने कहा कि नहीं आप करिए, हम हैं। इसमें सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है कि इन लोगों ने हमें ढूंढा, मैंने नहीं इन लोगों को ढूंढा। शायद मैंने ढूंढा होता तो ये लोग इतनी शिद्दत के साथ काम नहीं करते। तो कहने का सेंस मेरे ये है कि ये इनका है, ये मेरा रहता तो मैं इनको ढूंढी होती, ये मैं ढूंढी होती तो शायद थोड़ी सी कसर रह जाती। अभी मैं आती हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। कमियाँ बहुत हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों का करने का तरीका देख के, सब देख के बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम स्कूल को आगे ले जाएंगे, और जो इसके ओनर का ख्वाब था ग्रुप ऑफ मेरिटोरियस एकेडमी, वो भी खड़ा करेंगे। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। निखिल जी क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ मेरिटोरियस एकेडमी, तो अभी आपको कैसा लगता है? आपने बोला कि स्टार्टिंग में ये आपका नहीं था, आपको एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप उस उषा उपाध्याय में और आज की उषा उपाध्याय में क्या डिफरेंस देखती हैं इस स्कूल की वजह से? बाप रे, बहुत बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले मैं घर में रहती थी, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए भी मेरे हस्बैंड को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने घर में। उनके घर के लोग कहते थे कि स्कूल में जाके क्या करेगी। उन्होंने कहा कुछ नहीं करेगी, उसका स्कूल में बैठी रहेगी। जैसे कि तुमने भी देखा होगा कि अब कोई कुछ भी काम आता था तो कहते थे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम या कोई रिस्पेक्ट वाली काम तो कहते थे साहब से पूछ लो, है ना? यस। साहब से पूछ लो, अगर साहब कहें तो कर दो। यस। हाँ। एक्चुअली उस समय मैं कुछ नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे देखते देखते करने लगी, और अच्छा अंतर है। हमारी लाइफ में लाइफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है कि शायद उस टाइम पे वो चीज़ सेंस ना बनाए कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे धीरे धीरे आप अगर
ये मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाओ ना कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, अगर तू मेरा साथ छोड़ रही है तो ठीक है, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो लाइफ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। और कुछ सिमिलर बात आपने भी मुझसे कही थी आज। मैं उषा जी से मिली थी 2015 में। उस टाइम पे मेरी लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा था, और शी वॉज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बच्चों को भेजो मेरे पास, वो रहेंगे। और उस टाइम पे मैं आपके साथ रही थी। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पर 2016 में जब मैं आपके पास आई थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, आई गेस 18 ईयर्स की थी। आई वॉज़ नॉट मेंटली स्टेबल। मैं उस टाइम पे मेंटली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर मैं शायद यहाँ पे नहीं आती तो वो स्टेज होता मेरी लाइफ का जहाँ पे मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, और ये चीज़ आपको नहीं पता है। हाँ, बिल्कुल नहीं पता है, ये तो अभी पता चल रहा है। हाँ, और आप ही की तरह मैं भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती हूँ कि माइंड में क्या चल रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती किसी से। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, क्या मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद नहीं समझेगा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, या मैं नहीं समझा पाऊँगी। आपके साथ जो मैं रही हूँ, उस टाइम पे आपका कहना कि ठीक है तुम जाओ स्कूल में पढ़ाओ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शिफ्ट था। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मैं टीचिंग करूँगी इन फ्यूचर जाके। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा करियर ग्राफ क्या होने वाला है, मुझे आगे क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैं एक लॉस्ट बच्चे की तरह यहाँ पे आई थी, और आप दोनों ने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि ऐसे बोल दिया था कि तू स्कूल की मालिक है, चलो। मैं क्या कर रही हूँ, किस क्लास में जाके, और मतलब ये एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग भी है कि आप बच्चे को बिल्कुल नहीं रोको, जो उनका मन करे करो। और वो चीज़ यहाँ से सीखने के बाद मेरी लाइफ में इतनी काम आई है मुझे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आपने तो बहुत लाइफ चेंज की हैं, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। वही मैंने बोला, शायद आपको पता भी नहीं होगा, पर बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। क्या बात है। वैसे मेरा तारीफ है, लेकिन अच्छा लग रहा है सुन के। तारीफ तो होनी भी चाहिए। अभी आगे का क्या प्लान है? स्कूल वाइज नहीं, लाइफ में क्या प्लान है? कुछ सोचा है क्या करना है? देखो जी, प्लान करके बहुत कुछ देख लिया। कुछ होता नहीं है प्लान करके। बस जिधर से जिंदगी ले जाएगी उधर से चलेंगे। पहले मेरिटोरियस के वजह से बहुत बच्चे थे, मेरिटोरियस के बच्चों के वजह से बहुत बच्चे थे। अभी मेरिटोरियस के बच्चे और टीचर सब बच्चे हैं। मेरिटोरियस एकेडमी भी मेरा एक बच्चा ही है। बिल्कुल। और उसके साथ इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, वो उस एक्सीडेंट को झेल के वापस आया और उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अभी कोशिश कर रहा है, और मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली। और आप बोल रहे हो कोशिश कर रहा है, पर अगर कोई बाहर से देखता है उसके लिए मेरिटोरियस खड़ा है, वो अपनी टीनेजर स्टेज में है। जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर्स का क्या होता है कि हम बहुत चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल पीरियड है मेरिटोरियस का। और इतना होना कि जहाँ पे बिल्कुल बंद हो के वापस आना। लाइफ भी तो ऐसी है ना, कभी भी शट हो जाती है, पर स्टार्ट भी खुद हो जाती है। हाँ, है ना? हाँ, अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दो तो रीस्टार्ट भी खुद हो जाती है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं कह रही थी कि सुनामी आया और सब बहा के लेके चला गया। फिर हम इस ज़मीन, लोगों ने आइडिया देना शुरू कर दिया कि इसको सेल आउट कर दीजिए, ग्राहक आना शुरू कर दिए। और ग्राहकों को हम एंटरटेन कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइंड में थॉट था कि बस यहाँ से मूव ऑन हो जाना है। फिर प्रकृति ने पता नहीं कैसे वो चक्र चलाया कि बच्चों ने खुद आके कहा कि हम हैं, अब करिए, और होना शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा। और मेरिटोरियस 2 साल के अंदर तहलका मचाएगा। बहुत जल्दी। हाँ, 1-2 साल तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम का है। बहुत जल्दी तहलका मचा रहा है। और ये निसंदेह जो पिछले 10 साल मेहनत किया गया है, उसका नतीजा इसमें शामिल है।
इसलिए मैं सुबह कह रही थी कि जो हम अच्छा काम करते हैं ना, कर्म फल हमारा पीछा करते हैं। वो आपको ऐसे बल्क में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जब आप टूटे फूटे आपको अपने आप को महसूस कर रहे होगे, ऐसे बल्क में आके मिल जाएगा कि आपको बड़ी तसल्ली होगी। आज के डेट में एक्चुअली मुझे बड़ी तसल्ली है। तसल्ली होना ही तो सब कुछ है ना? बिल्कुल। कि आपको तसल्ली रहे, लोग ईमानदारी से आपके साथ खड़े हों, है ना? जो टचवुड आज मेरे साथ है। और जो आप बोल रहे हो तसल्ली है, इसके लिए लोग कितना परेशान होते हैं। ये फीलिंग आना अपने आप में ही एक स्टेज है एनलाइटनमेंट की, कि आप संतुष्ट हो, आप अभी जहाँ हो आप थोड़े संतुष्ट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं लाइफ में। डिज़ायर्स तो रहेंगी, वो जब तक आप ह्यूमन फॉर्म में हो डिज़ायर्स रहेंगी। पर जो आज इस पल में संतुष्ट है वो ईश्वर के बहुत पास है। निसंदेह मैं एग्री हूँ, बिल्कुल। जब कोई ऐसे एग्री होता है ना, तो मेरे को लगता है कि यार मैं क्या बात बोल रही हूँ। क्या मैंने उस लेवल की बात करी है? नहीं, आप उस लेवल की बात की हैं, उस लेवल की हैं। डिवाइन सोल है। और क्या, मैं महसूस करती हूँ ना। अभी आजकल मैंने अपनी बॉडी की सुनना शुरू किया। साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ को, तो मैं अपनी बॉडी को सुनना शुरू किया है कि जहाँ मेरी बॉडी को किसी चीज़ की नीड है, मैं उसको वो प्रोवाइड कराती हूँ। अगर मेरी बॉडी बोले कि इस चीज़ की नीड नहीं है, तो सामने वाला मुझे कितना ही फोर्स क्यों ना करे कि ये चीज़ कर लो या ये कर लो, मैं नहीं करती। उस वजह से मैंने अपने आप में बहुत शिफ्ट देखी, हेल्दी महसूस करती हूँ। और आप मेरे नेचुरोपैथी में सीनियर हो और मेरे फादर के बैचमेट थे, और उसी रीज़न की वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हैं। नेचुरोपैथी ने आपकी लाइफ में क्या किया है? नेचुरोपैथी, पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि नेचुरोपैथी क्या है, और फिर आप ये भी बताना कि नेचुरोपैथी ने आपके जीवन में क्या शिफ्ट लेके आए हैं, जो ज़रूर होगा कि लेकर आए होगी। अगर हम नेचुरोपैथी को एक लाइन में बोलें तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। एक्चुअली नेचुरोपैथी को जानने के बाद ही हम असली जीवन जीना शुरू कर पाते हैं, नहीं तो बाकी तो ऐसे ही चल रहा है बस। नेचुरोपैथी हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है। आखिर ऐसा क्या है कि हर लोग रोग से ग्रस्त हैं? गलतियां कहाँ हो रही हैं? कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, कि सभी लोग रोग से ग्रस्त हैं। अच्छा, कोई भी दवाई बीमारी नहीं ठीक करती है। वो बीमारियों को थोड़े दिन के लिए दबा सकती है, लेकिन ठीक नहीं कर सकती है। कोई भी, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी को भी हाई बीपी हुआ और उसने दवा लेना शुरू किया, उसकी दवाएं नहीं कभी छूटती हैं, डोज बढ़ते रहते हैं। यस, डेफिनेटली। किसी को भी डायबिटीज़ हुआ, दवाई उसकी शुरू हो गई और उसका डोज बढ़ता रहता है, लेकिन डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि एलोपैथ कभी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट आई एग्री विद यू। हाँ, नहीं, एलोपैथ का रोल है बस एक जगह। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है इमरजेंसी में, ठीक है, कहीं कोई बड़ी सर्जरी है, जो हम अपने लाइफ स्टाइल को ख़राब करके रोग पाल लिए हैं, तो अगर सर्जरी है तो सर्जरी में बस वो कट पिट के लिए है। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी को फॉलो करें तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। अगर हमें पता चला कि हाई बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, या कोई भी हार्ट की बीमारी हो गई है, ब्लॉकेज आ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और हम अगर 24 दिन नेचुरोपैथी को फॉलो कर लें, प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो कर लें, अगर कहीं जाके रह लेते हैं किसी प्राकृतिक चिकित्सालय, अगले 10 साल के लिए आप स्वस्थ हो गए, अगर 24 दिन रह लिए तो। लेकिन अगर आप घर पे भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आप उस दवाइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जो दवाइयाँ आपको जीवन भर चलेंगी। अच्छा, दवाइयाँ जीवन भर चलेंगी, सिर्फ इतनी ही संकट नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। करेक्ट। और उसके साइड इफ़ेक्ट से इतनी बीमारियाँ हो जाएंगी कि फिर आप बुरी तरह से रोगी बन के बैठ जाओगे। करेक्ट। तो नेचुरोपैथी बड़ी अच्छी चीज़ है, वो जीवन जीने की कला सिखाती है हमें। ऐसी क्या बीमारियां आप देख रहे हैं जो आपको हर दूसरे बंदे में दिख रही हैं और आपको पता है कि ये ठीक हो जाएगी? जितनी भी बीमारियां दिख रही हैं, जितनी भी A to Z, वो सब नेचुरोपैथी से ठीक हो जाएगी। और
कोई एक्सेप्शन है कि मतलब इस लिमिट के बाहर नेचुरोपैथी काम नहीं करता, या कोई लिमिटेशन नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कैंसर वगैरह आखिरी स्टेज पे चला जाए तो ठीक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके जो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है ना, मतलब कहा जा सकता है, अगर एक लाइन में इसको कहा जाए कि वो बीमारियां तो उस समय नहीं ठीक होंगी लास्ट स्टेज पे, लेकिन मौत उसका अच्छा हो जाएगा। मौत दर्दनाक नहीं रहेगा, दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। जब मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही थी तो आपने भी किया है, आपको भी ध्यान होगा कि एक होता है, कहते हैं लोग कि जो पेशेंट 1 महीने से ज़्यादा के हैं उनसे जाके बातें करना है, उसके लिए एक बनाना रहता है ना फाइल, रोगी विवरण। तो उसमें मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, एक्चुअली वो पेशेंट नहीं थे, लेकिन मैं तो पेशेंट समझ के जाके बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ये तो सबसे बेहतर साबित होंगे, हर साल आते हैं तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हर बार बीमार हो जाते हैं? नेपाल के थे। तो उन्होंने कहा, मैंने यही सवाल किया उनसे कि आप हर साल क्यों आते हैं, क्यों नहीं ठीक हो पाते हैं? तो उन्होंने जो कहा ना, वो मुझे अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगा। उन्होंने ये कहा कि जैसे हम साइकिल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो हर 15 साल पे, अगर कोई बहुत दिन चलाता है तभी भी 15 साल चलाता है, 15 साल 10 साल में गाड़ी चेंज कर देता है, लेकिन उसका भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं ना। तो ये वो गाड़ी जो जीवन भर साथ देगी, हम उसकी सर्विसिंग क्यों नहीं कराते हैं? करेक्ट। तो किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में, किसी भी आयुर्वेद सेंटर में जाके साल में एक बार 15 से 24 दिन जरूर रह लेना चाहिए। अपनी पूरी रिपेयरिंग करा लेनी चाहिए, सर्विसिंग करा लेनी चाहिए अपने गाड़ी की। करेक्ट। और फिर ये गाड़ी आपका साथ देगी 100 साल तक। मैं एक्चुअली नेचुरोपैथी को दूसरे लोगों पे तो मैं नहीं करती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स का काम है। पर जब से मैंने नेचुरोपैथी किया है तब से एक अवेयरनेस हो गई है माइंड में कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अब इसका क्या क्योर है, क्या मुझे दवाइयों पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मैं इसको खुद क्योर कर सकती हूँ। जैसे कि लोगों को अगर नॉर्मल 1-2 वॉमिटिंग भी हो जाती है, लोग हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर्स के पास भागते हैं, या लूज मोशन हो जाता है 1-2 बार, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि अगर बॉडी कुछ निकाल रही है तो उसको निकालने दो, अनटिल कि इमरजेंसी कंडीशन है कि इतनी ही उल्टियाँ लग गई हैं कि आप बिल्कुल बेहोश हो गए हो, वो बात अलग है। पर अगर 1-2 में नौजिया फील हो रहा है तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो शिफ्ट तो ज़रूर आई है कि मैं अपने आप को हेल्दी रख सकती हूँ। एक ये पता है कि ये खाना खाने से अगर मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो मैं वो खाना ना खाऊं, इतना तो क्योंकि प्रकृति बता रही है कि वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और बॉडी बहुत सारे साइंस ऐसे देती है कि आपको पता चल जाता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन तभी पता चलेगा ना, जैसे अगर कोई जगह साफ है तो गंदगी वहीं पता चलेगी ना जो साफ है। लोग इतना खा के ऐसी चीजें अपने अंदर के जगह को गंदा कर लिए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है। पता आपको चलेगा ना। करेक्ट। अगर साफ जगह है तभी तो गंदगी पता चलेगा। करेक्ट। एक ऐसी क्या चीज़ है कि नेचुरोपैथी में जो आप ये बोलोगे कि हर इंसान को करनी चाहिए, पूरा नेचुरोपैथी नहीं बोलूँगी मैं, सिर्फ एक चीज़ जो सबको करनी चाहिए, सात्विक आहार सब लोग ले सकते हैं, सबको लेना चाहिए। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सात्विक आहार क्या होता है? किसी को बनाने ही नहीं आएगा, घर की महिला को बनाने ही नहीं आएगा, तो पुरुष क्या खाएगा? जो हम कल खा के आए हैं जो कल हम खा के आए हैं। और वो आहार हर कोई नहीं खाएगा। सही बात है। तो सात्विक आहार मतलब जैसे प्रकृति ने हमें दिया है उसको धो धा के साफ करके उसको स्टीम करके वैसे ही खा लो। हमारे शरीर को निसंदेह सॉल्ट और इसकी ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत तो है ही है, घी की, बटर की भी ज़रूरत है। तो उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल लो, नमक डाल लो, और खाना खाने के बाद 1 डली गुड़ खा लो, हो गया बल्ले 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 बल्ले। हाँ, तो ये सबको करना चाहिए। और आजकल के यूथ में देखी होगी, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में आ जा रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े रहें तो उससे भी बचे रहेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी से भी। हाँ, आपको लगता है ना कि लगता होगा शायद
कि ये महामारी की तरह आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, और मैं इस बारे में बहुत बात करती हूँ। हाँ, महामारी की तरह आ रहा है। और सब जब महामारी से तो कोई नहीं बचता है। जैसे कोविड से लोग तो बच गए, घर नहीं बचा है, तो महामारी इसी तरह से होता है। अभी महामारी का रूप लिया हुआ है वो, उससे कोई घर तो बचा होगा, लोग नहीं बचे होंगे। करेक्ट। हम तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब हम नेचुरोपैथी के शरण में जाएंगे, योग के शरण में जाएंगे। नेचुरोपैथी और ये आयुर्वेद का बेस ही है योग। तो जब हम योग के शरण में जाएंगे तो सही रहेंगे। आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में अगर कोई है और वो नेचुरोपैथी में जुड़ जाए तो इसकी स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। पर अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, उसको कैसे अवेयरनेस हो कि उनको नेचुरोपैथी से जुड़ना है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो अगर हम बच्चों को बचपन से ही अवेयर करें इन सब के प्रति, तो उनको पता चल जाएगा। जैसे आपने अभी कहा कि मुझे पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे भी पता चल जाता है। हाँ, मैं तो मतलब ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मुंगेर भेजा। मैं तो ये भी जान जाती हूँ कि ये साल मेरा अच्छा जाएगा कि नहीं, आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा कि नहीं। मैं ऑरा भी पहचान लेती हूँ कि ये कैसा है, इंसान कैसा है। ऑरा पे तो मैं भी मतलब मैं ये नहीं बोलती कि ऑरा दिखता है, ऐसे नहीं, पर एनर्जी, किसी की एनर्जी कैसी है वो पहचान। आप मानते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं मानती हूँ। बस ये है कि अगर किसी से कह दो कि मैंने इंटर्नशिप मुंगेर से किया है तो इज्जत, अगर वो जानता है मुंगेर को तो इज्जत बहुत मिलने लगती है। अगर वो जानता है। बहुत स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप है वहाँ पे। बहुत 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 ज़्यादा। 200 लोगों में 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक मैं थी। एक टाइम के बाद लगने लगा था मतलब कि वापस जाना है तो किसी का नहीं हो रहा था। कितने दिन रहे थे आप वहाँ पे? 6 महीना। 6 महीना? हाँ, वहाँ पे फ़ोन नहीं अलाउ है, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इंटर्नशिप में क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे क्या होता है वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं। वहाँ पे जो चला गया ना, फिर वो निखर के वापस आता है। और अगर निखरने लायक नहीं है तो एक्चुअली उसमें से 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 4 लोगों को बाहर कर दिया गया था। अगर आप सिंगल कोई गलती करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। और वहाँ पे सब नेचुरोपैथी से रिलेटेड ही चीज़ें? नेचुरोपैथी योग से रिलेटेड है। योग से? हाँ, वहाँ पे वो होता है कि हम ये जैसे ओम मंत्र का उच्चारण करके, भ्रामरी करके फिर वो लोग मापते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि कितना फर्क पड़ता है। मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, 24 दिन में एक फॉरेनर आई थी और वो चल नहीं पाती थी, इतना दूर नहीं चल पाती थी। 24 दिन बाद वो वापस गई थी और पूरा टिप टॉप चलते हुए गई थी, ठीक होके गई थी। वहाँ पे कोई इलाज नहीं उसका हुआ, सिर्फ योग निद्रा, योग, स्ट्रेस पे काम हुआ। स्ट्रेस की वजह से उसको गठिया था। वहाँ जो स्टूडेंट बन के जाता है वो भी पूरा निखर के आता है। तुम्हारे फादर जब मुझे पहली बार देखे तो बोले कि उषा जी आप तो बिल्कुल बदल गए हो। अच्छा। और श्वेता झा को 3 महीने लगातार, 90 दिन लगातार किचन में काम दिया गया था। और रुद्राणी को, मुझे टाइप करने आता था हिंदी, रुद्राणी को टाइप करने आता था हिंदी। मुझे 1 महीना और रुद्राणी को 3 महीना एसी रूम में, जून का महीना था, आप सोचो जून में सोनल और श्वेता किचन में काम कर रही हैं और रुद्राणी जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, हाँ बहुत मतलब उसको एसी में बैठाया जा रहा है। सोनल और श्वेता काली हो गई थी। रुद्राणी ऐसे गाल बड़े हुए थे। तो वो एनालाइज करते होंगे ना कि कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मुझे भी डाला गया था, मैं खुश थी, लेकिन 1 महीने बाद मुझे वहाँ से हटा के फिर वहाँ, क्योंकि आप खुश थे ना। आप किचन में खुश थे तो नहीं, किचन में नहीं, टाइपिंग में। हाँ। फिर मुझे दूसरी जगह वो पैकिंग करना था, वहाँ कर दिया गया था। और रुद्राणी पूरे 3 महीने वहाँ पे थी। 3 महीना बाद सबका चेंज हुआ, सब लोग इधर उधर गए। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बहुत अच्छा। फिर जीवन में वो दिन शायद नहीं आए, लेकिन सबके जीवन में वो दिन आना चाहिए। सबको मुंगेर एक बार जरूर जाना चाहिए। एक बार बहुत बड़ा न्यूज़ बना था ना, स्वामी जी हमारे आए थे दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा योग नहीं, जैसे योग कहा जाता है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन है योग, कहा जाता है ना। हाँ,
तो उन्होंने ये कहा था, शुरुआत ही यहीं से कहा था कि हम कुछ ऐसा योग नहीं सिखाते हैं जहां आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए। आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या होता है, मतलब आत्मा से परमात्मा, राम नाम सत्य। वही मैं बोलने वाली थी, पर उन्होंने कहा हम कोई ऐसा योग नहीं सिखाते हैं। बहुत बड़ा न्यूज चैनलों में न्यूज बना था। हाँ। स्वामी जी ने कहा था हम कोई ऐसा योग नहीं सिखाते। मैंने कर्मयोग इस बार अपने एक योगा कोर्स में किया। सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी थी हमारी 1-1.5 घंटे की, पर इतना कामिंग एक्सपीरियंस होता है वो कि आप 1 घंटा सिर्फ अपने साथ कुछ साफ कर रहे हो। और प्लस हमारे लिए तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हमें पूरा एक बड़ा गार्डन दे दिया गया था कि इसे पूरा साफ करना है। तो हम जिससे जो हो रहा था वो कर रहा था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं बाहर से अंदर की तरफ सफाई कर रही थी। मैंने, मेरी एक क्लासमेट थी, मैंने उनको बोला, वो काफ़ी 66 इयर्स की हैं, और मैंने उनको बोला, सैंड्रा, कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दिमाग ना साफ़ कर रही हूँ सफाई करते हुए। तो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बात बोली कि देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो, मतलब उन्होंने अपना पूरा एनालाइज किया, फिर बोला कि तुमने ये देखा कि तुमने बाहर से अंदर की तरफ साफ़ किया है। इसका मतलब जो भी तुम्हारी एनर्जी बाहर बिखरी हुई थी, तुम उसको एक साथ क्या बात जोड़ रही हो। गजब। तो वो सुन के इनका कह तो सही रहे हो। पर कुछ दिन पहले सोनल का कॉल आया था, तो उसने कहा कि उषा दीदी, क्या मतलब क्या मिला आपको मुंगेर में, क्या मिला आपको? मैंने कहा बस जीवन जीने की कला आ गई, हम परिस्थितियों को संभालना सीख गए हैं। नहीं तो शायद इस समय तुम उषा दीदी से बात नहीं करती, कहीं जाके मिलना पड़ता तुम्हें किसी पागल खाने में, जो ऐसी की तैसी की है भगवान ने मेरी। हैं? उसने कहा कि अच्छा, ये तो मैं सोची नहीं, मुझसे अगर आप पूछते तो मैं एक चीज़ बताती। मैंने कहा क्या? तो कह रही है, कहीं अच्छी जगह पे जाओ और कह दो कि हमने मुंगेर में बिताया 6 महीना, इज्जत बड़ी मिलती है। सही बात है, आसान नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पॉडकास्ट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। बहुत इमोशंस भी आए, हैप्पीनेस भी, आरोग्य से रिलेटेड बात की, तो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए कि क्या करें, लाइफ कैसे जिएं, और क्या चेंजेस ला सकते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए? क्या हम इतने बड़े योगी तो नहीं हैं कि हम बताएं कि कैसे जीना चाहिए। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी काम हमें परमात्मा ने दिया है ना, छोटा बड़ा जो भी दिया है, उस अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। उस अच्छे से काम को करने के रिजल्ट आपको कैसे प्रकृति देगी, और जब देगी ना तो बल्क में देगी। जैसे कुछ हम जमा करते हैं तो बहुत ज़्यादा करके वापस देती है ना सरकार, बैंक में कुछ डालते हैं, तो सरकार जब ऐसे करती है तब प्रकृति कैसे करेगी? अगर धान का एक बीज डाले तो एक में मुझे लगता है 100 से ज़्यादा होता होगा, तो प्रकृति वैसे ही हमें कई 100 गुना करके वापस करती है। इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कुछ और सजेशंस देने हैं और आपको अगर उषा जी से कनेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली इनके यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। हर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, और मैं बहुत लक्की मान रही हूँ अपने आप को कि उनका पहला पॉडकास्ट है और वो भी मेरे चैनल पे है, जिसके लिए मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि मैडम क्या पूछ लेंगी, मुझे पसीने आ रहे थे। तो कैसा लगा आपको पहला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। ये था हमारा पॉडकास्ट माँ बेटी माइक पे दिल की बातें बिना फिल्टर के।